Hello everyone, this is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology Rampur. I hope all of you are fine. Welcome to Impact Agri Classes. Students, आज हम आपके लिए 2024 यानी कि 2024 के एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे हम। उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे हम वन बाय वन, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसी से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के 60 से 70% क्वेश्चन उसी से बनते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार करके अगर एग्जाम में जाते हो तो आप 60 से 70% अपना क्वेश्चन पेपर कवर कर लोगे इसी से। तो इसीलिए रिवीजन स्टडी के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इससे कम टाइम में एक अच्छी स्टडी कर सकते हो। तो चलते हैं हम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। और ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, रॉयल खंड यूनिवर्सिटी का, बरेली में जो है हमारी यूनिवर्सिटी रॉयल खंड MJPRU, उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर उसका है। तो देखते हैं हमारे क्या है क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखा हूँ आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मैंने नोट किया है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने एनिमल हस्बेंड्री का मेरे चैनल में जो मेरा प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, उसका फर्स्ट लेक्चर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। तो फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इस पेपर का या इस हमारे क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें कवर किया हुआ है मैंने फर्स्ट लेक्चर में। तो उसको आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी, ये क्वेश्चन है। तो यही मैंने फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किया था। तो आप इससे कवर कर लेना वो चीजें। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम क्या है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन क्या था हमारा, उसने पूछा था ब्रीड के बारे में, हमारी ब्रीड क्या होती है। तो ब्रीड की अगर मैं बात करूं तो ब्रीड को हिंदी में बोलते हैं नस्ल। क्या नस्ल? तो ब्रीड क्या होती है हमारी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर बताऊं, एक होता है हमारी ब्रीड, एक होते हैं हमारी स्पीसीज, एक होती है हमारी नस्ल, एक होती है हमारी प्रजाति। तो क्या डिफरेंस है हमारी नस्ल और प्रजाति में? तो नस्ल, हमारी नस्ल की अगर मैं बात करूं तो आप बताओ मुझे कि मैं नस्ल बोल रहा हूं या प्रजाति की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, दियोनी, ठीक है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये नस्ल बोल रहा हूं या स्पीसीज बोल रहा हूं? तो ओबियसली आप जानते होंगे ये मैं नस्लों के नाम बता रहा हूं आपको, ब्रीड्स नेम बता रहा हूं। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बुफेलो, काऊ, सीप, गोट, तो ये क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे स्पीसीज अलग अलग प्रजातियों के नाम आपको बता रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये क्या है हमारी प्रजाति है। और इन अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग स्पीसीज वो अलग 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 ब्रीड्स हैं, अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग ब्रीड्स हैं। वो उन प्रजातियों से वो ब्रीड बहुत सिमिलर होंगी, ठीक है, बहुत सिमिलर होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रीड्स कहते हैं। मतलब कि क्लासिफिकेशन ब्रीड को हम इसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू कलर और उसका वेट, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और उसका मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है मैंने, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। देखो, ए ब्रीड इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल। एक ब्रीड हमारी क्या है, एक समूह है किसका, एनिमल के एक समूह को हम क्या बोलते हैं, एक ब्रीड बोलते हैं। बड़ा समूह होता है, ठीक है, एक समूह को हम क्या बोलते हैं, नस्ल बोलते हैं। दैट हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, जिनके हमारे कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। सच एज, जैसे कि बॉडी सेम होगी, उनकी बॉडी का साइज सेम होगा, ठीक है, और बॉडी का शेप सेम होगा, और उसका साइज सेम होगा, उसका रंग भी सेम होगा, ठीक है।
एंड उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी सेम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीड बोलेंगे। मतलब कहने का ये है कि ऐसा कोई एनिमल, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको ऊंट और भैंस की बात करूं, तो उनके अंदर वो कुछ कोई भी चीज सेम नहीं है, कोई भी चीज उनके अंदर सेम नहीं है। ऊंट देखो कितना ऊंचा होता है, गर्दन लंबी होती है, और भैंस हमारी क्या है, छोटी होती है, काले रंग की होती है, वो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन का। तो उनके अंदर कोई भी क्या है, सिमिलर कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं भैंसों की बात करूं, तो भैंस में कोई भी नस्ल हो वो काली होगी, उनके मैक्सिमम कैरेक्टर सेम होंगे, ठीक है, मैक्सिमम कैरेक्टर उनके क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नस्ल बोलेंगे, ब्रीड बोलेंगे। तो आई होप चीज आपको समझ में आई होगी। और यही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था 5 पॉपुलर काउ ब्रीड इन इंडिया, मतलब 5 काउ ब्रीड के नाम लिखने थे। तो 5 काउ ब्रीड में यहाँ पे लेकर आया हूँ इंडिया में, जो है हमारी साहिवाल है, तो एक गिर है, रेड सिंधी है, और एक हमारा हरियाणा है, एक हमारा ओंगोल है, ठीक है, ओंगल, ONGOLE, ओंगोल, और हमारी हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आया है डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट साहिवाल। साहिवाल के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, तो चलो देखते हैं हम क्या एक्सप्लेनेशन। साहिवाल की बात तो सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन साहिवाल का कहाँ है, साहिवाल ओरिजिन ऑफ पंजाब। साहिवाल एक प्लेस का नाम है, पंजाब में एक प्लेस का नाम है, और वो पंजाब अब कहाँ है, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। भाई एक तो पंजाब हमारे इंडिया में, एक हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है पंजाब का। तो अब वो स्थान कहाँ है हमारा, नाउ इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो फाउंड इन यूपी। यूपी में भी मिलती है साहिवाल, हरियाणा में मिलती है, पंजाब में मिलती है, राजस्थान में मिलती है, ठीक है, इंडिया में, इंडिया, ठीक है, इंडिया में इन जगहों पे भी ये मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साहिवाल के फिजिकल कैरेक्टर। तो फिजिकल कैरेक्टर में हम पहले इसका रंग देखते हैं। तो रंग इसका कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, मतलब हल्का लाल कलर होता है, ठीक है, हल्का इसका क्या होता है, लाल कलर होता है, विद व्हाइट पैचेस, मतलब हाँ, इसके बॉडी पे सफेद सफेद चत्ते भी होते हैं, मतलब धब्बे टाइप के भी होते हैं, सफेद सफेद कलर के, और हल्का लाल कलर होता है इसका। अब बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बॉडी स्ट्रक्चर इसका मीडियम साइज होता है, मतलब मध्यम आकार का साइज होता है, और इसका जो शरीर होता है ना, वो वेल बिल्ट होता है, मतलब अच्छी तरीके से बनावट इसकी अच्छी होती है, शरीर की बनावट अच्छी होती है, ठीक है, विद ए लूज स्किन। लेकिन स्किन इसकी क्या होती है, ढीली होती है, ठीक है, स्किन क्या होती है इसकी, ढीली होती है। अगर मैं हम की बात करूं, तो हम क्या होता है हमारा स्किन, आपने मेल में देखा होगा, काऊ के मेल में बैल वगैरह जो होते हैं, तो उनके पीठ पर गर्दन के पास एक उठी हुई स्ट्रक्चर होता है, एक उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से हम उनको जो हमारी ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से उनको हम, ठीक है, बोगी वगैरह जो होती है ना, उनमें हम उनको जोड़ के ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम। मतलब उनके पीठ पे एक उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारा क्या, हम। अब हम क्या है हमारा, स्मॉल टू मॉडरेट। हम कैसा होता है इनका, छोटा होता है, और छोटे से मध्यम आकार का होता है, ठीक है, किसमें, मेल में। अगर हम अडर की बात करें, अडर क्या होते हैं हमारे, टीज यानी कि थन। तो अडर इसका क्या होते हैं, थन। थन कैसे होते हैं इसके, वेल डेवलप होते हैं, और लार्ज टीज, तो और लार्ज टीज होते हैं इसके। टीज मतलब थन, बड़े थन होते हैं और अच्छे होते हैं, ठीक है, मेकिंग एक्सीलेंट मिल्किंग ब्रीड। और ये इसकी क्वालिटी, इसके जो थन लार्ज हैं और वेल डेवलप टीज हैं, तो ये इसकी क्वालिटी इसको क्या बनाती है, दुधारू, एक अच्छी दुधारू गाय बनाती है। मेकिंग एक्सीलेंट मिल्किंग ब्रीड, मतलब एक अच्छी नस्ल की दुधारू गाय इसको बनाती है, ये क्वालिटी। अब मिल्क प्रोडक्शन देखें हम, मिल्क प्रोडक्शन क्या है इसका, हाई होता है मिल्क प्रोडक्शन। तो कितना होता है, 8 to 15 लीटर पर डे, 8 से 15 लीटर दूध दे देती है, अंडर प्रॉपर फीडिंग मैनेजमेंट। मतलब आपको अगर आप इसका अच्छे से फीडिंग मैनेजमेंट करो, 15 लीटर तक ये दूध दे देगी, ठीक है। अब इसके दूध में फैट परसेंट है, देखते हैं फैट परसेंट अच्छी खासी होती है इसके दूध में। तो कितनी होती है इसकी फैट परसेंट इसके दूध में, 4.5 to 5%, ठीक है, 4.5 से 5% इसके अंदर क्या होता है, क्या होती है हमारी फैट परसेंटेज होती है, जो इसको क्या बनाती है, मेक सुटेबल फॉर घी प्रोडक्शन। जो इसको घी प्रोडक्शन में
अच्छा बनाती है, ये क्वालिटी अच्छा फैट परसेंटेज इसको ये प्रोडक्शन में अच्छा बनाती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एडेप्टेबिलिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ये हमारी साहिवाल के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी पाया जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, हाईली रजिस्ट होती है, इसके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, मतलब एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करा सकती है, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। हाईली रेसिस्टेंट टू हीट, मतलब ये जो है अधिक तापमान में भी अपने आप को अच्छे से सर्वाइव करा सकती है। एंड ट्रॉपिकल डिजीज, और जो हमारी ट्रॉपिकल एरिया में लगने वाली जो डिजीज होती है तो उनमें भी अपने आप को उनके प्रति भी क्या होती है, रेसिस्ट होती है, मतलब प्रतिरोधी क्षमता इसके अंदर होती है, ठीक है। इट कैन सर्वाइव ड्राई एंड ह्यूमिड रीजन, ये हमारे सूखे क्षेत्र में सर्वाइव कर सकती है और नमी वाले क्षेत्र में सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट एंड फीडिंग, इसका जो आहार का प्रबंध है वो कैसा है, तो रिक्वायर ए न्यूट्रियस डाइट, इसको एक अच्छी पोषक तत्व वाली डाइट हम दें, और पोषक तत्व वाली डाइट में क्या क्या होगा, ग्रीन फोडर होंगे, ड्राई फोडर भी है इसको हम देते हैं, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेट भी देंगे इसको। कॉन्सेंट्रेट फीडिंग क्या होती है हमारी, कॉन्सेंट्रेट फीडिंग में हमारे खल आएंगी, एक हमारे दाने आए, ग्रेन्स, चोकर, मतलब जिनको हम लेस क्वांटिटी में दें और उनके अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है, कंपेयर टू हमारे जो ग्रीन फोडर है या ड्राई फोडर है उनकी अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कंसंट्रेट, भी हम इसको दे सकते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। नीड रेगुलर वैक्सीनेशन, और उसको आपको वैक्सीनेशन भी रेगुलर बेसिस पे इसका कराते रहना चाहिए आपको, ठीक है। एंड प्रॉपर शेल्टर एंड हाइजीन, और इसका आपको शेल्टर का भी ध्यान रखना है, मतलब जहाँ पे आप इसको रखे वो जो जगह हो उसके ऊपर आपने शेल्टर बनाया हुआ हो, मतलब जोबड़े टाइप छत हो, छत के नीचे आप इसको पाले, और ऐसा नहीं सिर्फ छत के नीचे इसको आपको बांध के रखना है, नहीं, आप इसको एक्सरसाइज स्पेस भी दो, मतलब एक ओपन स्पेस भी इसको दो, ठीक है, उस जगह के अलग भी एक ओपन स्पेस इसको मिलना चाहिए, ठीक है। शेल्टर एंड हाइजीन, मतलब साफ शेल्टर का भी ध्यान रखना है आपको, छत भी देना है और साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज पिगरी। पिगरी क्या है हमारा, पिगरी का मतलब है कि कमर्शियल रूप में हमारे पिग को साइंटिफिक तरीके से पालना, साइंटिफिक तरीके से उनकी ब्रीडिंग करानी और साइंटिफिक तरीके से ही उनको फीडिंग देना, ये हमारा क्या कहलाता है, पिगरी कहलाता है। जैसे कि हम डेयरी की अगर बात करें तो डेयरी क्या होता है, डेयरी में हम भैंसों को, गाय को पालते हैं, ठीक है। तो डेयरी इसी जैसे डेयरी में हम भैंस और गाय को पालते हैं, इसी तरह हम पिगरी में इसको पालते हैं, पिग को पालते हैं साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। तो पिगरी रेफर्स टू साइंटिफिक मेथड, पिगरी का क्या मतलब है, एक वैज्ञानिक विधि है इसकी, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग पिग, मतलब सुअरों को पालने की और उनके अंदर साइंटिफिक प्रजनन कराने की, फॉर कमर्शियल पर्पज, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, मतलब आपको इसको सेल करना है मीट पर्पज के लिए, उसके लिए आप इसको पाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पिग, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। 5 इसमें हमको विदेशी पिग की विदेशी नस्ल के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। तो पहली जो नस्ल है हमारी कौन सी, लार्ज व्हाइट योर्कशायर। लार्ज व्हाइट योर्कशायर का जो मीट प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लार्ज व्हाइट योर्कशायर हमारी क्या होती है, उसका जो मीट प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, साइज में लार्ज होती है, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो लगभग हमारा 3 से 4 क्विंटल तक का हो जाता है। लार्ज व्हाइट योर्कशायर इतना बड़ा साइज होता है, मतलब मीट प्रोडक्शन इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर नेक्स्ट ब्रीड देखें तो नेक्स्ट कौन सी हमारी, लैंडरेज। लैंडरेज का जो मीट होता है वो गुड क्वालिटी का होता है, ठीक है। एक है हमारी इसके अंदर थर्ड ब्रीड है हमारी डोर्क, ठीक है, DUROC डोर्क। ये जो डोर्क ब्रीड है हमारी क्या होती है, रेड कलर की होती है, लाल रंग की। और हमारी जो 4th ब्रीड है वो कौन सी, हैम्पशायर।
हैम्पशायर का कलर कैसा होता है हमारा? ब्लैक होता है। नेक्स्ट है हमारी बार्कशायर, ठीक है, BEAR के बार्कशायर, SHIRE बार्कशायर, ठीक है, इसका भी हमारा गुड क्वालिटी का मीट होता है, ठीक है, बार्कशायर का भी। तो ये हमारे एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका मैं अभी आपको कंप्लीट करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो भर गया है, अभी मैं इसको कवर करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगेन हम आपके लिए जो हमारा बचा हुआ क्वेश्चन का पोर्शन था वो कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ पोर्शन बच गया, तो कुछ एक हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था? व्हाट इज पिगरी, हमने उसमें पिगरी के बारे में एक्सप्लेन करना था। और 5 हमने उसमें ब्रीड्स देखी थी, एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ हमारी किसकी मतलब पिग की 5 इंपोर्टेंट ब्रीड भी हमने देखी थी। उस वही वाला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, उसी क्वेश्चन का पोर्शन है। तो हम देखते हैं इसमें और क्या है इस क्वेश्चन के पोर्शन में। तो हमने उसमें हमने देखा था कि हमारी जो शो होती है, जो हमारी जो पिग की फीमेल होती है, हम उसका कैसे मेंटेन करें, उसको कैसे मेंटेनेंस करें, कैसे उसकी केयर करें, कैसे उसका मैनेजमेंट करें ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, मतलब फैरोविंग के टाइम, बच्चा देने के टाइम किस तरीके से उसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, कैसे उसकी ख्याल रख सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केयर ऑफ शो एंड लेटर एट फैरोविंग टाइम। केयर का मतलब है देखभाल या ख्याल किसका? शो का। शो मतलब हमारी जो पिग है उसकी फीमेल को शो बोलते हैं, SOW। एंड लेटर फैरोइंग टाइम, लेटर फैरोइंग टाइम का मतलब है कि जब वो बच्चा देने वाली हो उस समय पर हम एक पिग की फीमेल का किस तरीके से देखभाल करें, किस तरीके से उसका ख्याल करेंगे। तो ये सारी चीजें ही हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ही है हमारी यहाँ पे पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पोर्शन है। तो देखते हैं हम क्या है। तो इसमें केयर में हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? प्रिपरेशन बिफोर फैरोइंग। भाई जब हमारा फैरोइंग होने वाला होगा, मतलब जब हमारी पिग की फीमेल बच्चे को जन्म देने वाली होगी, उससे पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी है? तो उससे पहले क्या क्या तैयारियां करनी है? उससे पहले हमको करना है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फैरोइंग पैन, ठीक है, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको उस फीमेल पिग की फीमेल को रखना है ड्यूरिंग द फैरोइंग, फैरोइंग के दौरान, मतलब बच्चा देने के दौरान जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि वो पर्टिकुलर एरिया साफ सुथरा हो, वो अच्छे से क्लीन हो, ठीक है, और डिसइंफेक्ट हो, मतलब इस तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो वहां पे, ठीक है, क्योंकि बच्चा देने के बाद में वो डिजीजेस हमारे किन पे जा सकती है। अगर कोई इन्फेक्शन या किस तरह का कोई वायरल डिजीज वहां पे हुई तो वो हमारे डायरेक्ट किस में जाएंगे? हमारे बच्चों में जाएगी, ठीक है, जो फीमेल के बच्चे हैं उनमें जाएगी, ठीक है, जो हमारी पिग की फीमेल है उनके बच्चों में जाएगी, मतलब सुअर की फीमेल के बच्चों में जाएगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन बिफोर फैरोइंग में हम क्या करेंगे? क्लीन करेंगे और डिसइंफेक्ट फैरोविंग पैन, और उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? प्रोवाइड कंफर्टेबल बेडिंग। और हम क्या करेंगे? जो हमारी शो है, जो हमारी फीमेल है, उसको क्या करेंगे? कंफर्टेबल बेडिंग प्रोवाइड कराएंगे, मतलब उसको आरामदायक उसका एक बिस्तर बनाएंगे, बिछावन बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो आराम से लेट सके उस बिछावन पर, ठीक है, कंफर्टेबल होना चाहिए। और वो किसका हो? वो हमारा किसका होना चाहिए? या तो हम सूखा स्ट्रा यूज कर सकते हैं, ठीक है, गेहूं की पुआल वगैरह का स्ट्रा, ठीक है, या भूसा वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या शुगर कैन का जो स्ट्रा होता है उसका यूज कर सकते हैं हम। एंड डस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी डस्ट यानी कि रेत वगैरह होती है, सूखी रेत, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंफर्टेबल बेड हो गया इसका। नेक्स्ट हम इसमें क्या केयर करेंगे? केयर हमारी नेक्स्ट होगी एडिक्वेट फीडिंग। एडिक्वेट फीडिंग का मतलब है पर्याप्त मात्रा में उसको आहार देना, फीड देना, ठीक है। तो शो गेट बैलेंस डाइट, शो को हमको क्या देना है?
फीमेल को क्या देना है, एक संतुलित आहार देना है जिसके अंदर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए गए हो, ठीक है, ऐसा आहार देना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, ये हमने देखा था फैरोइंग से पहले, मतलब बच्चा देने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है हमको, तो ये तैयारी हो गई हमारी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ड्यूरिंग फैरोइंग, मतलब बच्चा देने के दौरान, जब वो फीमेल बच्चा दे उस दौरान हमको क्या करना है, मॉनिटरिंग द शो क्लोजली, हमको क्या करना है, हम शो जो हमारी फीमेल है उसको क्या करना है, हमको मॉनिटरिंग करना है, चारों तरफ उसको उसका ध्यान रखना है, ठीक है, उसके आसपास ही रहना है, ठीक है, और उसको मॉनिटरिंग करना है। हेल्प इन डिलीवरी, किस लिए मॉनिटरिंग करना है, ताकि उसकी हम मदद कर सके उसकी डिलीवरी में, अगर उसको जरूरत हो तब, इफ नेसेसरी, मतलब अगर उसको जरूरत हो तब हम हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इफ ए पिगलेट इज स्टक, अगर बच्चे जो पिग के बच्चे, जो सुअर के बच्चे हैं, इफ ए पिगलेट इज स्टक, स्टक का मतलब फंस जाते हैं, अगर बच्चे डिलीवरी के टाइम पे फंस जाते हैं, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे फंस जाते हैं, तो उनको क्या क्या करना है, जेंटली असिस्ट इन बर्थ, मतलब उसको जेंटली असिस्ट देना है, मतलब उनको बाहर निकालने में, डिलीवरी के टाइम बच्चों को बाहर निकालने में उसकी मदद करनी है, मतलब उनको थोड़ा सा खींचना है, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पॉइंट है आफ्टर फैरोविंग, ड्यूरिंग फैरोविंग हो गया, अब ये हमारा आफ्टर फैरोविंग, मतलब बच्चा देने के बाद में, फीमेल को बच्चा देने के बाद में कौन कौन सी हमें केयर करनी है, तो देखते हैं। प्रोवाइड वार्मथ, जो हमारे पिगलेट होंगे ना, छोटे बच्चे, उनको हमको क्या देना है, गर्माहट देना है, उसको वार्म करना, उनकी बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, ओपन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अलग होगा, तो उनकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हमको उनको क्या देना है, थोड़ा हीट देना है, ठीक है। इस हीट देने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, यूज ए हीट लैम्प, हीट लैम्प का यूज कर सकते हैं, और वार्म वार्म बेडिंग का यूज कर सकते हैं, एक गर्म बिस्तर भी हम उनके लिए बना सकते हैं, स्ट्रा वगैरह का, भूसा वगैरह का एक गर्म बिस्तर भी बना सकते हैं, पुआल वगैरह का, ठीक है। कैन नोट रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके ऐसा ऐसा हमको क्या बनना है, यहाँ पे नोट नहीं है, कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे ये कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऐसा वार्म बेडिंग बनाना है, ऐसा गर्म बिस्तर बनाना है, या उसको हीट देना है जो उसके बच्चों के शरीर के तापमान को रेगुलेट कर सके, ठीक है, मतलब जितना उनको तापमान चाहिए उसको वो उतना तापमान दे सके, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारे क्या है, इंश्योर प्रॉपर फीडिंग, आफ्टर फैरोविंग के, मतलब बच्चा देने के बाद हम करेंगे क्या, देखेंगे यहाँ पे, हम ये देखेंगे कि हमको प्रॉपर फीड दे, हम बच्चों को प्रॉपर फीडिंग दे, ठीक है। प्रॉपर फीडिंग मीन्स कि लेट द पिगलेट फीड ऑन कोलेस्ट्रम, मतलब हमारे जो पिगलेट हैं, जो फीमेल के बच्चे हैं, उनको हमको क्या देना है, फर्स्ट पिगलेट को कोलेस्ट्रम देना है, मतलब खीस देना है, विद 1 आवर, 1 घंटे के अंदर उनको क्या पिलाना है, हमको खीस पिलाना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है, हेल्थ हाइजीन, हम हेल्थ उनके स्वास्थ्य का और साफ सफाई का कैसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ हाइजीन में हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, पिगलेट शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कॉमन डिजीज, जो हमारे बच्चे हैं फीमेल के, उनको हमें क्या करना है, वैक्सीनेटेड कराना है, जिससे कि उनके अंदर जो कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है वो ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लीन द एरिया डेली, और उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में आपने 100 के बच्चों को रखा हुआ है, फीमेल के बच्चों को रखा हुआ है, और वहाँ पे फीमेल भी है, उस पर्टिकुलर एरिया को आपको डेली बेसिस पे अच्छे से क्लीन करते रहना है, ठीक है, ये हाइजीन में पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर फीडिंग ऑफ शो, और जो हमारी फीमेल है उसको भी आपको प्रॉपर फीडिंग देनी है, मतलब उसको न्यूट्रिशनेबल डाइट देनी है जिसके अंदर अच्छा न्यूट्रिशन हो, ताकि वो बच्चों के लिए अच्छी तरीके से मिल्क प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ये भी हमारा एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का। तो डेफिनेशन ऑफ डायग्नोसिस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें यहाँ डायग्नोसिस के बारे में पूछा गया है। डायग्नोसिस क्या है, पहला तो डायग्नोसिस कि अगर मैं आपको बताऊं, ओरली बताऊं आपको, तो आप जब आपको
कुछ हो जाता है, मतलब बुखार हो गया, बहुत टाइम तक फीवर चल रहा है, या कोई स्टमक प्रॉब्लम हो गई, या कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो आप क्या कराते हो? ब्लड डायग्नोस कराते हो ना भाई, आप अपने खून की जांच कराते हो। डायग्नोस का मतलब होता है जांच या निदान, ठीक है। तो डायग्नोस का हिंदी में क्या मतलब है? जांच या निदान। डायग्नोस रेफर्स, डेफिनेशन है इसकी, डायग्नोस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई ए डिजीज। डायग्नोस क्या है? एक प्रक्रिया है, एक बीमारी का पता लगाने की क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है। बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स, जो किस पर आधारित है? हमारे चिकित्सक लक्षणों पर आधारित है, और लेबोरेटरी टेस्ट पर आधारित है। एंड एग्जामिन ऑफ अफेक्टेड एनिमल, और हमारे जो अफेक्टेड एनिमल है उनको एग्जामिन करने पर, उनकी जांच करने पर आधारित है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डायग्नोसिस। मतलब डायग्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एक डिजीज को, एक बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं, जो किस पर बेस हो? क्लिनिकल सिम्टम्स पर बेस हो, ठीक है। और क्लिनिकल सिम्टम्स के बाद में क्या हो? उसका एक लेबोरेटरी टेस्ट हुआ हो, ठीक है। और हम जो अफेक्टेड एनिमल है उसका एग्जामिन किए हुए हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डायग्नोसिस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल। इसी क्वेश्चन में एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में एग्जामिनर ने पूछा है, तो देखते हैं एंथ्रेक्स डिजीज क्या है हमारी। एंथ्रेक्स इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। मतलब एक बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाली एक डिजीज है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, सिम्टम्स ऑफ एंथ्रेक्स, तो सिम्टम्स में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सडन डेथ, अचानक से मृत्यु हो जाएगी। किसी तरीके का कोई आपको पहले से कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा, एनिमल आपका अचानक से मर जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, मतलब नाक से खून का आना और मुंह से खून का आना और आपके खूनी दस्त लगना। ये पॉइंट इसका मतलब ये है, मतलब ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, खून का आना नाक से और मुंह से खून का आना, माउथ। एंड हमारा एनस, एनस का मतलब है यहाँ पे, मतलब दस्त लगना, उसको ब्लडी खूनी दस्त लगना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हाई फीवर, तेज बुखार हो जाना, ठीक है। और ये हमारा क्या है? जब हमारा एंथ्रेक्स एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा, जब ये डिजीज हमारे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी, ये हमारा हाई फीवर उस कंडीशन का सिम्टम्स है, ठीक है। और स्वेलिंग इन नेक, गर्दन में सूजन आना, छाती में सूजन आना और पेट सूज जाना, ठीक है। मतलब स्वेलिंग इन नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन, गर्दन में, चेस्ट में और पेट सूज जाना, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, और ब्लडी डायरिया, खूनी दस्त लगना, ठीक है। और वजन कम हो जाना, ये इसके क्या है? एंथ्रेक्स के कॉमन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इसका कैसे कंट्रोल करेंगे हम। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एनुअली वैक्सीनेशन कराएंगे हम, वार्षिक रूप से वैक्सीनेशन कराएंगे लाइव स्टॉक का, ठीक है। एनुअली वैक्सीनेशन ऑफ लाइव स्टॉक इन हाई रिस्क एरिया, ठीक है। अगर किसी एरिया में ज्यादा रिस्क है इस डिजीज का लगने का, एंथ्रेक्स का, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम वार्षिक रूप से इसका वैक्सीन लगवाते रहेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? बर्न और बुरे डेड एनिमल्स डीप इन ग्राउंड, ठीक है। मतलब कहना का ये है कि जो इस बीमारी के कारण जो पशु हमारे मर जाएंगे, उनको हम क्या करेंगे? या तो जला देंगे, ठीक है, या उनको ग्राउंड में दफना देंगे, जमीन के अंदर उनको गहराई में दफना देंगे, ठीक है। इस पॉइंट का यहाँ पे क्या यही मतलब है। बर्न का मतलब जलाना, और बुरे का मतलब है BURY, बुरे का मतलब है दबाना। डेड एनिमल, मरे हुए एनिमल्स को डीप इन ग्राउंड, गहरी जमीन में दबा देना उसको, ठीक है, और जला देना। और फिर इसका और कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे? मेंटेन हाइजीन, मतलब साफ सफाई रखेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे। अवॉइड ग्रेजिंग इन कंटामिनेटेड एरिया, और उस पर्टिकुलर एरिया में आपको अपने एनिमल को चरने से बचाना है, जिस पर्टिकुलर एरिया में ये डिजीज हमारी क्या है? ज्यादा फैल रही है, ये मतलब कंटामिनेटेड एरिया है इस पर्टिकुलर डिजीज का, तो उस एरिया में आपको अपने एनिमल को चढ़ने नहीं देना है, ठीक है, वरना वो भी हमारा क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा इस पर्टिकुलर डिजीज से।
नेक्स्ट हमारा वैक्सीनेशन, हम किस किस ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे, वैक्सीन का नाम क्या है, अर्ली ट्रीटमेंट। अगर इस डिजीज का खतरा आपको लग रहा है तो आप पहले ट्रीटमेंट करोगे किसका, पेनिसिलियन आती है मेडिसिन है, उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, और सिप्रोफ्लोक्सिन आती है, उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। एंड प्रोवाइड एंटी फ्लेमेटरी ड्रग। एंटी फ्लेमेटरी ड्रग का यहाँ पे यह मतलब है कि आप क्या देना है यहाँ पे, अगर जो ऐसी ड्रग देना है जो सूजन को रोके, ठीक है, जो किसको रोके, एंटी फ्लेमेटरी का मतलब है जो सूजन को रोके, ऐसी ड्रग भी देना है आपको। ड्रग हेल्प इन रिकवरी वीक एनिमल, और ऐसी ड्रग, ऐसी दवाई देने से एनिमल का वो किस में हेल्प करेगी, इस डिजीज से रिकवरी में हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है हमारी, ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं। अगेन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे पार्ट फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम। और अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो हम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे क्या था, व्हाट इज बक्स। बक क्या होता है, बक, BUCK, बक। बक हमारा बकरियों का मेल को हम क्या बोलते हैं, जो बकरी होती है उसके मेल को बक बोलते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है, वो मेल हमारा ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज होता है, मतलब वो हमारा अनकास्टेड, मतलब उसका बध्याकरण हुआ नहीं होता है, वो अबध्याकृत हमारा क्या होता है, मेल होता है किसका, गोट्स का, ठीक है, बकरी का अबध्याकृत मेल, ठीक है, उसका बध्याकरण नहीं हुआ होता है, अनकास्टेटेड हमारा मेल होता है किसका, गोट्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं, ठीक है। और जिसका बध्याकरण हुआ होता है वो हमारे मीट पर्पज के लिए यूज होता है, लेकिन ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो इसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज करने के लिए हमको इसका बध्याकरण कराना बहुत जरूरी है। तो बध्याकृत, जिसका बध्याकरण हुआ होता है, बध्याकृत मेल बकरी का, मेल एनिमल, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, बक कहते हैं, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, ए बक इज ए मेल गोट दैट यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस। मतलब बक क्या है, हमारा एक मेल गोट है, एक हमारे क्या है, मेल है, ठीक है, किसका, गोट का मेल है, उसको जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, ब्रीडिंग पर्पज के लिए, प्रजनन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा गांव में जो ब्रीडिंग पर्पज के लिए बक होता है वो हमारा क्या होता है, बध्याकरण हुआ बक होता है, ठीक है, वो मेल होता है गोट का, वो बध्याकरण उसका हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि उससे वो मीट प्रोडक्शन तो लेना नहीं है। जब मीट प्रोडक्शन नहीं लेना है तो सिर्फ हमको क्या करना है, उसका ब्रीडिंग पर्पज के लिए लेना है, तो हम उसको क्या करते हैं, वो हमारा उसका जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, वो खत्म हो जाती है। जब उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो उसकी रिप्रोडक्शन, मतलब सीमन प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी उसकी लग रही थी, ठीक है, अब वो उसके बॉडी वेट को बढ़ाने में लगेगी, ठीक है, क्योंकि हमने उस एनिमल को किस लिए पाला है, मीट पर्पज के लिए पाला है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मीट पर्पज के लिए, उसका वजन का बढ़ना, ठीक है, और वजन कब बढ़ेगा, जब हम उसका बध्याकरण कर देंगे। तो जो हमारा बध्याकरण हुआ होता है उसको मीट पर्पज के लिए पालते हैं, मेल को बकरी के, और जो बकरी का वो वाला मेल होता है जिसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए पालते हैं, उसका हम बध्याकरण नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हम रिप्रोडक्शन के लिए पालना है, ठीक है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए पालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, फीडिंग हैबिट्स ऑफ गोट। हमारी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पोर्शन है। हमारी बकरियों की जो फीडिंग हैबिट होती है, चरने की जो आदतें होती है, वो कैसी होती है, किस किस चारे को वो पसंद करती है, किसको नहीं पसंद करती है, कैसे खाती है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम, गोट आर रूमिनेंट एनिमल। गोट हमारा क्या है, एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है, और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ग्रेजिंग एंड ब्रूसिंग, ठीक है। हमारी जो गोट होती है वो क्या करती है, चरती है, और ब्रूसिंग मतलब झाड़ियां, ठीक है।
तो हमारी जो गोट होती है ना, वो किस पे चढ़ती है? झाड़ियों के ऊपर चढ़ती है, ठीक, झाड़ियों की पत्ती खाती है, इसे झाड़ियों की पत्ती खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, गोट प्रिफर ब्रूसिंग ओवर ग्रेजिंग, मतलब झाड़ी, ब्रूसिंग का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है, झाड़ियों के ऊपर ब्रूसिंग ओवर ग्रेजिंग, मतलब झाड़ियों की पत्ती खाना उसको पसंद होता है, ठीक है। मीन्स दे ईट लीव्स, इसका मतलब क्या है कि पत्ती, झाड़ियों की क्या खाती है? वो सिर्फ पत्ती खाती है, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और क्या खाती है? सर्ब्स खाती है, सर्व मतलब जड़ी बूटी के जो पेड़ होते हैं उनको खाती है, ठीक है। एंड स्मॉल प्लांट, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको भी खाना वो पसंद करती है, रादर देन ग्रासेस, जो हमारे घास होते हैं ना, जो हम अपने गाय भैंस को घास खिलाते हैं, जैसे कि हमारा मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, बरसीम हो गया, उनके अलावा ये इन चीजों को खाना पसंद करती है, ठीक है। किन किन चीजों को? एक तो हमारी झाड़ियों की पत्ती को खाना पसंद करती है, और जड़ी बूटी वाले पेड़ जो होते हैं उनको खाना पसंद करती है, सर्व जो होते हैं हमारे, और छोटे छोटे प्लांट उनको खाना पसंद करती है, ठीक है। खाती इनको भी है, खाती हमारे घासों को भी खाती है, ग्रासेस भी खाती है, लेकिन कंपैरिजन इनके इन चीजों को ज्यादा खाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इसमें? दे दे एंजॉय फीडिंग ऑन नीम, ये नीम भी खाती है, और हमारा बनियान की पत्तियां भी खाती है, बरगद की पत्ती हमारी वो भी खाती है, आम की पत्ती भी खाती है, मैंगो भी खाती है, बेरी की पत्तियां खाती है, और बबूल की पत्तियां खाती है, ठीक है। ये इसको खाना पसंद होता है ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है? इसको ड्राई ड्राई पाउडर भी इसको पसंद होता है, जो सूखा चारा होता है ना, वो भी ये खाना पसंद करती है। तो गोट ईट ड्राई ग्रासेस, जो हमारे सूखे घास होते हैं उनको खाना पसंद करती है। सूखे घास को हम क्या बोलते हैं? हे बोलते हैं, ठीक है। हे एंड क्रॉप रेजिड्यू, मतलब या तो भूसा, हमारा सूखा भूसा, या फसल के अवशेष को ये खाना पसंद करती है, जैसे कि हमारे गेहूं का फसल अवशेष या गेहूं का भूसा, और हमारा पैडी का स्ट्रा, ठीक है, पैडी का अवशेष, पुआल वगैरह, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और क्या पसंद करती है? ड्राई फोडर प्रोवाइड फाइबर विच इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, ये इसको ड्राई पाउडर खाना इसलिए पसंद होता है क्योंकि ड्राई पाउडर के अंदर क्या होता है? फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बकरी के पाचन तंत्र में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कंसंट्रेट फीड, इसको हम कंसंट्रेट फीड भी देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट फीड वो फीड होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जिनकी ज्यादा होती है, जिनको कम क्वांटिटी में दिया जाता है, जैसे कि हमारे ग्रेन्स वगैरह हो गए और खल हो गए हमारे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेट फीड टू इम्प्रूव ग्रोथ, कंसंट्रेट फीड हम किसी लिए देते हैं? ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए बकरी के, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, और उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और कंसंट्रेट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? हमारी ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। और हमारे क्या आएंगे? ग्रेन्स किस किस फसलों के ग्रेन्स? कॉर्न्स, कॉर्न्स मतलब मक्का के मकई खाती है, ये मक्का के दाने खाती है, और जौ के दाने खाती है, और गेहूं के दाने खाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में कुछ खल भी खाती है, ऑयल केक्स। तो खल किस किस चीज की? मस्टर्ड की खल, मूंगफली की खल, तो ये चीजें इसको खाना पसंद होती है। नेक्स्ट, इसको मिनरल्स एंड वाटर भी हमको देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट है मिनरल्स एंड वाटर। इसको और क्या क्या देना चाहिए मिनरल्स में? सोल्ट लिक्स, हमको मतलब इसको नमक भी देना चाहिए और इसको मिनरल्स भी देना चाहिए, मतलब नमक भी आपको इसको, सोल्ट भी दो, और मिनरल्स भी आपको इसको देने चाहिए, ठीक है। मिक्सचर आर, मतलब सोल्ट और मिनरल्स का मिक्सचर इसके लिए क्यों जरूरी होता है? एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, मतलब नमक और मिनरल्स का जो मिक्सचर होता है वो उसको इसलिए देना चाहिए क्योंकि इसके पाचन तंत्र को मजबूत करता है और इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, मतलब स्वच्छ पानी पीने का पानी इसको देना चाहिए, और वाटर शुड ऑलवेज अवेलेबल, और पानी ये बार बार पीती रहती है, आपको बताइए। तो इसलिए पानी जब ये बार बार पीती है तो पानी हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप गोट रियरिंग कर रहे हो, ठीक है, या गोटरी कर रहे हो। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का एक हमारा और पोर्शन है, तो वो क्या है हमारा? जमुनापरी ब्रीड ऑफ गोट। इसमें हमें जमुनापरी जो ब्रीड है, हमारी नस्ल है बकरी की, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा था कि जमुनापरी के बारे में भी आप इसमें क्या दीजिए? एक्सप्लेन करिए। ये भी इसी क्वेश्चन नंबर 5 का ही पोर्शन है, ठीक है।
तो जमुनापारी की अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, इटावा यूपी में है। ठीक है, कहाँ है वो, इटावा यूपी, उत्तर प्रदेश में इटावा क्षेत्र है, वहां पे है। एंड जमुना रिवर मतलब जो जमुना नदी के आसपास के जो गांव या हमारे टाउन्स हैं उनमें ये पाली जाती है। ठीक है, यूपी में। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ गोट। इसको बकरियों की रानी भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। इसका बॉडी साइज ज्यादा, बॉडी साइज का बड़ा होने की वजह से बड़ी साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ गोट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी ब्यूटी की वजह से, और ये दिखने में सुंदर होती है इसलिए भी इसको क्वीन बोला जाता है। और इसके दूध उत्पादन की वजह से, दूध उत्पादन भी इसका अच्छा होता है इसलिए भी इसको क्या बोला जाता है, क्वीन बोला जाता है बकरियों की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दिस ब्रीड इज ऑल्सो फाउंड इन एमपी। और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में भी मिलती है और हमारे राजस्थान में मिलती है और छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है, यूपी के अलावा। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं फिजिकल कैरेक्टर, जो भौतिक इसके विशेषता है वो क्या है। तो भौतिक विशेषताओं में इसका बॉडी साइज, तो बॉडी साइज में बता चुका हूं आपको, लार्ज बॉडी साइज होता है और वेल बिल्ट बॉडी होती है। मतलब इसका जो शरीर होता है उसकी बनावट अच्छी होती है। ठीक है, शरीर की बनावट अच्छी होती है और साइज बड़ा होता है शरीर का। ठीक है, कलर की बात करें तो कलर इसका व्हाइट होता है और हल्का ब्राउन होता है। ठीक है, अगर इसके कान की बात करें तो कान इसके लंबे होते हैं और पेंडुलस आकार के होते हैं। पेंडुलस का मतलब क्या है, लटके हुए होते हैं नीचे की तरफ को। पेंडुलस का मतलब यहाँ पे ये है नीचे की तरफ वो लटके हुए होते हैं। और कितने लंबे होते हैं, लॉन्ग की बात अगर हम करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग इसके कान लंबे होते हैं। अगर हॉर्न्स की बात करें मतलब सींग की बात करें तो सींग इसके छोटे होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, कर्व बैकवर्ड। ठीक है, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। और अगर इसके थन की बात करें, हम अडर की बात करें तो थन इसके सुविकसित होते हैं और मतलब वेल डेवलप होते हैं विद लार्ज टीज। और जो थन होते हैं वो बड़े भी होते हैं और सुविकसित होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। नेक्स्ट हमारे क्या है, मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 लीटर ये डेली मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। अगर इसके मिल्क में हम फैट परसेंटेज की बात करें तो 4 से 5% से मिल्क में फैट पाया जाता है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो वजन में अगर इसके मेल के वजन की बात करें तो मेल का वजन इसका 50 से 60 किलो हो जाता है। ठीक है, अगर फीमेल के वजन की बात करें तो फीमेल का वजन इसका 40 से 50 किलो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और है, ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये भी हमारा एक पॉइंट है। तो ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन में हम क्या लेकर आए आपके लिए, जेस्टेशन पीरियड, मतलब इसका जो गर्भित काल होता है वो कितने दिन का होता है। तो 150 दिन इसका कम या ज्यादा, 4 दिन कम या ज्यादा 150 दिन के लगभग इसका क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड या गर्भित काल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री के 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको, जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिया है यहाँ पे, इसको आप अपने कॉपी में नोट करो और मेरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनो। ठीक है, ये आपका एग्जाम में इतना हेल्प करने वाला है कि आप कुछ अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते और सिर्फ इस एग्जाम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को पढ़ के चले आते हो तो यहाँ से आपको आप ये श्योरिटी है कि आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए और आपके लिए लेक्चर मेरा हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट हम इसका पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे। अभी ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट के हम 5 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। पार्ट सेकंड लेके आएंगे हम इसका, उसमें पार्ट सेकंड जितने क्वेश्चन होंगे सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में ये लेक्चर शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।